मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की अंतर्गत सेक्शन 43 डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल सेक्शन 43 ऑफ टीपी एक्ट 1882 अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो बाद में वह संपत्ति या हित प्राप्त कर लेता है और विबंधन का पोषण भी इसे कहते हैं की अंतर्गत एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत है। तो आइए जानते हैं टीपी के अंतर्गत धारा 43 को। पहली हेडिंग है जनरल यानी कि सामान्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 में ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरण दिया हुआ है जो अंतरण की तिथि पर उस अंतरण को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, किंतु बाद में वह उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत हो जाता है, अर्थात वह उस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है या संपत्ति में उस हित को प्राप्त कर लेता है जो उसने अप्राधिकृत रूप से अंतरित किया था। दूसरी हेडिंग है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 यानी धारा 43 का प्रावधान। तो धारा 43 के प्रावधान क्या है? धारा 43 में कहा गया है कि 6 पॉइंट के माध्यम से पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेशन करता है कि वह किसी संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। दूसरा पॉइंट, और अंतरिती सद्भावना पूर्वक उसके इस व्यपदेशन पर विश्वास करता है। तीसरा पॉइंट, तथा अंतरणकर्ता को प्रतिफल देकर उस संपत्ति को अपने पक्ष में अंतरित करा लेता है। फोर्थ पॉइंट, और बाद में वही व्यक्ति उस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है या उस संपत्ति में उस हित को प्राप्त कर लेता है। पांचवा पॉइंट, तब अंतरिती चाहे तो वह संपत्ति या उस हित को अंतरित करने के लिए अंतरणकर्ता को बाध्य कर सकता है, किंतु आवश्यक यह है कि अंतरण की संविदा अस्तित्व में हो। और छठवां पॉइंट, किंतु बाद के उस अंतरिती को संरक्षण मिलेगा जिसे इस तथ्य की सूचना नहीं थी और जिसने सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देकर उस संपत्ति को अंतरित कराया है। ध्यान देने की बात यह है कि धारा 43 दोनों ही स्थितियों में लागू होती है, चाहे स्थावर संपत्ति का अंतरण किया गया हो या चाहे उसके अंतरण की संविदा की गई हो। अब तीसरी हेडिंग है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 43 धारा 43 की आवश्यक शर्त है। पहली आवश्यक शर्त है ट्रांसफेरर इज अनऑथोराइज्ड, अंतरणकर्ता अप्राधिकृत। धारा 43 तभी लागू होती है जबकि अंतरणकर्ता ने जिस संपत्ति को अंतरित किया है या अंतरण की संविदा की है उसके लिए वह प्राधिकृत नहीं है, अर्थात वह जिस संपत्ति को अंतरित करता है या अंतरित करने की संविदा करता है वह उसके पास नहीं होती। तात्पर्य यह है कि ऐसा अंतरणकर्ता वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का हो सकता है। इसके अंतर्गत एक केस है गौरीशंकर वर्सेस चिन्मैया
पीसी का मामला है कि मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि धारा 43 की अक्षमता का तात्पर्य है कि अंतरणकर्ता के पास वह संपत्ति या हित नहीं होता, फिर भी वह उसे अंतरित कर देता है या अंतरित करने की संविदा कर लेता है। दूसरी आवश्यक शर्त है रिप्रेजेंटेशन यानी कि विपदेशन। धारा 43 के लागू होने की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि भले ही अंतरणकर्ता उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होता, फिर भी वह भूलवश या कपटवश अंतरित के सामने यह विपदेशन करता है कि वह उस संपत्ति या हित को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इसमें भी एक केस है कि एल भाटकर वर्सेस बीजी अटवाले 2004 बम्बई के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 43 तभी लागू होगी जबकि अंतरण करने वाले व्यक्ति ने कपटपूर्वक या भूलवश अपने को उस संपत्ति या अंतरण करने के लिए प्राधिकृत बताया हो। तीसरी आवश्यक शर्त है बिलीव इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक विश्वास। धारा 43 तब लागू होती है जब अन्य शर्तों के साथ साथ यह शर्त भी पूरी हो कि अंतरित सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता हो कि अंतरणकर्ता उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 उपधारा 22 से है, अर्थात सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य होगा पूरी ईमानदारी और निष्ठा। इसमें भी एक केस है बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल 1973 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि अंतरिती यह जानता है कि वह जिस संपत्ति को अंतरित करा रहा है वह अंतरणकर्ता की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने उस अंतरण को सद्भावना पूर्वक नहीं कराया है और ऐसे में उसे धारा 43 का लाभ नहीं मिलेगा। चौथी आवश्यक शर्त है कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल। धारा 43 तभी लागू होगी जब उस अंतरण के बदले अंतरित ने प्रतिफल दिया हो। यहाँ पर प्रतिफल का तात्पर्य वही है जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D में दिया हुआ है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की धारा 4 में। इसके अंतर्गत भी एक केस है गंगा वक्स सिंह वर्सेस माधव सिंह EIR 1955 इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि धारा 43 का लाभ अंतरित को तभी मिलेगा जब उसने प्रतिफल देकर अंतरण कराया हो, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि दान के मामले में धारा 43 लागू नहीं होती है। पांचवी आवश्यक शर्त है सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, बाद में संपत्ति या हित का मिलना। धारा 43 के लागू होने के लिए यह परम आवश्यक है कि अंतरणकर्ता को अंतरण के पश्चात वह संपत्ति या हित मिल जाए जिसको कि उसने अंतरित किया है। ऐसा विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत या उत्तराधिकार आदि से संभव है। यदि अंतरणकर्ता को बाद में वह संपत्ति या हित प्राप्त हो जाता है तो अंतरित उसे उस बात के लिए विवश कर सकता है कि अब उस संपत्ति या हित को उसे दे दे। इसके अंतर्गत भी एक केस है प्रेमनाथ खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा EIR 2009 के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब अंतरित अपने विकल्प का प्रयोग करेगा तभी उसे संपत्ति में स्वत्व मिलेगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम
तो यहाँ पर प्रॉब्लम मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि धारा 6A और धारा 43 में एक प्रकार का विरोध है, क्योंकि धारा 6A में कहा गया है कि उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति की संभावना का अंतरण शून्य होता है, जबकि धारा 43 में यदि वह संपत्ति अंतरणकर्ता को उत्तराधिकार में मिल जाती है तो अंतरित अंतरणकर्ता को विवश करके उससे वह संपत्ति ले सकता है, क्योंकि ऐसा अंतरण धारा 43 के अंतर्गत वैध होता है। सन 1962 में उच्चतम न्यायालय ने एक केस आया, जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोदी मैनियांद्र 1962 के बाद में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने बड़ी ही कुशलता के साथ सूचना के आधार पर अंत स्थापित करके इन दोनों धाराओं के अंतर को समाप्त कर दिया और यह कहा कि या निर्णित किया कि यदि अंतरित को यह मालूम है कि वह उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने की संभावना अंतरित करा रहा है तो वहां धारा 6A लागू होगी और वह अंतरण शून्य हो जाएगा। यदि अंतरित को यह नहीं मालूम है कि वह उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने की संभावना अंतरित करा रहा है तो वहां धारा 43 लागू होगी और बाद में अंतरित अंतरणकर्ता को विवश करके संपत्ति को वापस ले सकता है। इसमें एक केस देखिए, रामास्वामी वर्सेस लक्ष्मी 1962 केरल के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अंतरण के पूर्व जो विलेख लिखा गया है उसी विलेख से उपरोक्त अंतरण हो जाएगा, अर्थात दोबारा विलेख लिखने की आवश्यकता नहीं है। छठवीं और अंतिम आवश्यक शर्त, सब्सिक्वेंट ट्रांसफररी इज प्रोटेक्ट, अर्थात पश्चातवर्ती अंतरित संरक्षित। यदि प्रथम अंतरित ने कोई अन्य अंतरण कर दिया है तो वह इसके लिए बाध्य है कि जब वह संपत्ति अंतरणकर्ता के पास आ जाए तो उसे अपने तक ले आए ताकि पश्चातवर्ती अंतरित को वह संपत्ति आसानी से मिल जाए। इसमें भी एक केस है, RS मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा 1962 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि पश्चातवर्ती अंतरित ने सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देकर बिना सूचना के उस संपत्ति को अंतरित कराया है तो भी संरक्षित किया जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति में प्रथम अंतरित के पास यह विकल्प नहीं होता है कि वह अंतरणकर्ता को विवश करके संपत्ति अपने तक लाए, अर्थात ऐसी स्थिति में वह अंतरणकर्ता को विवश करने के लिए खुद विवश होता है। और नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। तो आइए जानते हैं सेक्शन 43 का उद्देश्य। धारा 43 का उद्देश्य यह है कि निरीह यानी कि इनोसेंट, निर्दोष, सरल अंतरित को संरक्षण प्रदान किया जा सके और उसके साथ अंतरणकर्ता कपट या मिथ्या विभेदन न कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है ग्राउंड यानी कि आधार। यह धारा किस पर आधारित है तो जानिए। धारा 43 लोक नीति पर आधारित है। यहाँ पर लोक नीति का तात्पर्य लोकहित या लोक कल्याण से है, TPA की धारा 4। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि धारा 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के विबंधन के सिद्धांत धारा 115 से 117 पर भी आधारित है। इतना ही नहीं, एक केस है रेणु देवी वर्सेस महेंद्र सिंह AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि धारा 43 में विबंधन के द्वारा अनुदान की पूर्ति के सिद्धांत को वैधानिक मान्यता मिली हुई है, जो वास्तव में साम्य का सिद्धांत है। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 41 एंड सेक्शन 43। धारा 41 और धारा 43 में अंतर जानिए। मुख्य रूप से धारा 41 और 43 में निम्नलिखित अंतर है।
पहला पॉइंट है, धारा 41 में अंतर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह अंतरण कराते समय इस बात की युक्त सावधानी ले कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को अंतित कराने के लिए प्राधिकृत है कि नहीं। यह है बात धारा 41 की। वहीं धारा 43 क्या कहती है, जबकि धारा 43 में युक्त सावधानी लेना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आवश्यक है कि अंतर्ती अंतरणकर्ता द्वारा किए गए विपदेशन में सद्भावना पूर्वक विश्वास करें। दूसरे पॉइंट को देखिए, धारा 41 तब लागू होती है जब दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कर दिया जाता है, जबकि धारा 43 अंतरण के अलावा अंतरण की संविदा पर भी लागू होती है। तो आपने जाना सेक्शन 43 एंड नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और निष्कर्ष रूप में आप पूरी धारा का सार लिख सकते हैं, अपनी व्यू अपनी ओपिनियन बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में मेरा ये संक्षिप्त व्याख्यान समाप्त हुआ। धन्यवाद।